नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास क्लास में। आप सभी को बताएं तो आज की वीडियो क्लास 9th वालों के लिए खास कर रहेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 9th जीव विज्ञान के अध्याय 5 जिसका नाम होने वाला है खाद्य संसाधन एवं पौधे, या बात करें तो क्लास 10th बायोलॉजी की भारतीय भवन बुक का अध्याय 5 है। अध्याय सबसे पहले बुक दिखाते हैं, आप देख सकते हैं ये वाला बुक अगर आप भी पढ़ते होंगे भारतीय भवन क्लास 9th का, तो ये आपके लिए खास कर रहेगा, क्योंकि इसी बुक का हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। आप विषय सूची यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हाई स्कूल क्लास 9th बढ़िया से आपको दिख रहा होगा। भाग 1 है, भाग 2 आपका क्लास 10th में है। यहाँ देख सकते हैं ये वाला विषय सूची को बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हमारा अध्याय 5 होने वाला है। इसके पहले हमने अध्याय 4 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है। आप उसको अभी तक नहीं देखें तो जाके आप उसको देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए शुरुआत करते हैं क्लास का। देखिए इसमें कलर थोड़ा सा डिसमैच हो गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिम दिख रहा होगा, लेकिन आंसर ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में आपको हल्का सा प्रेशर पड़ेगा आँखों पर, क्योंकि डिसमैच हो गया कलर, ठीक है ना। इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आप सभी से। यहाँ देख सकते हैं नॉर्मल सा ऊपर लिखा गया है क्लास 9th बायोलॉजी अध्याय 5 खाद्य संसाधन एवं पौधे अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहने वाला है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो कोई खास दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न, मनुष्य को परपोषी क्यों कहा जाता है? आपके पास बुक होगा तो बुक सामने कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को बढ़िया से मैच करते रहेगा। देखिए तो पहला क्वेश्चन देखिए, सभी के प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको एक वर्ड से लेके एक लाइन तक देना होता है, इससे अधिक नहीं देना होता है, ठीक है ना। एक वर्ड से एक लाइन तक ही आपको लिखना होता है अति लघु उत्तरीय में। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य को परपोषी क्यों कहा जाता है? तो आपको याद रखना है क्योंकि वह अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। क्योंकि वह अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, इसलिए उसको परपोषी कहा जाता है। आ गया समझ में? दूसरा है, दाल, अनाज, सब्जी और फलों से हम क्या प्राप्त होता है? हमें क्या प्राप्त होता है? दाल से, अनाज से, सब्जी से, फल से हमें क्या प्राप्त होता है? तो आप याद रखना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज हमें प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, विटामिन प्राप्त होता है और खनिज प्राप्त होता है, ठीक है। आगे, हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या है? हरित क्रांति का आपको यहाँ पर मुख्य कारण बताना है। तो इसका जो मुख्य कारण है, उन्नत बीजों, सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हमारा क्या है, एक तरह से इसका मुख्य कारण है। हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या है? आपको बोलना क्या है? उन्नत बीजों, सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना, ठीक है। आगे, किस प्रकार की फसल को खरीफ फसल कहा जाता है? किस प्रकार की फसल को खरीफ फसल कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, जो फसलें वर्षा ऋतु जून अक्टूबर में बोई जाती है, जून अक्टूबर के मध्य, वे खरीफ फसलें कहलाती हैं। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, वैसी फसलें जो धान के साथ बोई जाती है, धान फसल के साथ हम लोग इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, ठीक है ना। अक्टूबर नवंबर में इसको बो दिया जाता है। सॉरी, ये तो खरीफ धान के साथ ना, इसको तो मार्च अप्रैल में बो दिया जाता है, अक्टूबर नवंबर तक इसको काट लिया जाता है, ठीक है ना। उससे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम एक खरीफ फसल कहते हैं, यानी जून तक इसको हम लोग बोते हैं, जून से अक्टूबर तक ही चलता है, ठीक है ना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 से 6 महीने, यानी जून जुलाई में इसको हम लोग बो देते हैं। जून जुलाई, मार्च अप्रैल, जून जुलाई इसकी शुरुआत हो जाती है बोने की, और अक्टूबर नवंबर तक इसको काट लिया जाता है। खरीफ फसल वही होता है, ठीक है ना। और ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? वर्षा ऋतु में। बस यही आपको बताना है एक लाइन में। आगे आपको मिलेगा 5 नंबर प्रश्न, संकर फसल किसे कहते हैं? देखिए इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाते हैं ताकि इससे भी आपको थोड़ा सा बेस्ट दिखे। बताइए अब दिख रहा है कि नहीं? बढ़िया, थोड़ा सा ब्राइटनेस का बढ़ा दिए। अगला है 6 नंबर प्रश्न। ये अगला प्रश्न आपको नजर आ रहा होगा 5 नंबर प्रश्न है, संकर फसल किसे कहते हैं? संकर फसल क्या होता है? देखिए, दो भिन्न जातियों के पौधों के संकरण से बने नई किस्म को संकर पौधे कहते हैं, संकर फसल कहते हैं। संकर फसल में क्या होता है, दो भिन्न पौधों को मिला के एक पौधा तैयार किया जाता है नई किस्म का, वही हमारा क्या होता है, संकर पौधा होता है, संकर फसल होता है। आगे आपको 6 नंबर प्रश्न मिलेगा, पादप प्रजनन की परिभाषा लिखें। आखिर पादप प्रजनन क्या होता है, उसकी आपको परिभाषा देना है पादप प्रजनन की। देखिए कह रहे कि पौधे में नई पौधों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को पादप प्रजनन कहते हैं। पौधों में नए पौधे उत्पन्न करने की प्रक्रिया को पादप प्रजनन कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न,
हरे पौधों को अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है? तो आपको बोलना है 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। हरे पौधों को अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है? आपको बोलना है 17। ठीक है, अगला 8 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म पोषक क्या है? सूक्ष्म पोषक क्या है? तो आपको बोलना है ऐसे पोषक जो पौधों को कम मात्रा में चाहिए उन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। ऐसे पोषक जो पौधों को कम मात्रा में चाहिए होता है उसे सूक्ष्म पोषक कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए, ये रहा 8 नंबर प्रश्न। आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा आपको 9 नंबर प्रश्न। कह रहे हैं खाद्य के अनुप्रयोग से मृदा को क्या प्राप्त होता है? खाद्य के अनुप्रयोग से मृदा को क्या प्राप्त होता है? आपको बोलना है मृदा की उर्वरता बढ़ती है। क्या होती है? मृदा की उर्वरता बढ़ती है। खाद जितना हम लोग खेत में डालेंगे उतना मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है 10 नंबर है, प्राकृतिक उर्वरक के अनुप्रयोग में होने वाली 2 समस्याएं क्या है? यानी प्राकृतिक जब हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या कुछ समस्या आती है? तो पहला, पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, धीरे धीरे असर दिखाते हैं। जो हम लोग जैसे गाय का गोबर हो गया, ये असर तो दिखाता है लेकिन काफ़ी धीरे धीरे असर दिखाता है खेतों में। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है? कम होती है। लेकिन जो रासायनिक होता है इसमें आवश्यकता के अनुसार हम डालते हैं उसमें पोषक तत्वों को, और जो काफ़ी जल्दी से क्या करता है? खेतों में काम करने लगता है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न, वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का उपयोग किया जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट में आपको याद रखना है केंचुआ का उपयोग किया जाता है। केंचुआ। वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का? केंचुआ का। अगला 12 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की खेती से एक से ज़्यादा फसल का उत्पादन किया जाता है? किस प्रकार की खेती से एक से ज़्यादा फसल का उत्पादन किया जाता है? तो आपको बोलना है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती से क्या होता है कि एक से अधिक प्रकार के फसल का उत्पादन किया जाता है। आगे जैसे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 13 नंबर प्रश्न, किसी एक प्रकार की मिश्रित खेती का नाम लिखें। एक प्रकार की मिश्रित खेती आपको बताना है। तो गेहूँ प्लस चना। गेहूँ चना भी एक तरह का मिश्रित खेती है, गेहूँ प्लस चना। ठीक है, आगे 14 नंबर प्रश्न मिलेगा। आप लोग बुक खोल लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन को थोड़ा मिला लीजिएगा बढ़िया से, ताकि क्वेश्चन सही से दिखे। थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें आपको डिम दिख रहा होगा, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि इस कलर मैच नहीं किया जी। अचानक इसका बैकग्राउंड हमको बदलना पड़ा। देखिए वाइट था लेकिन बदलना पड़ा कुछ कारणवश, तो ये वाला थोड़ा डिम हो गया। देखिए, मिश्रित फसल उत्पादन से एक महत्व का उल्लेख करें। मिश्रित फसल उत्पादन के एक महत्व का उल्लेख करना है। देखिए, तो यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है। यह मिट्टी क्या करता है? उर्वरता को बनाए रखता है। आगे 15 नंबर, पीड़क पेस्ट क्या होता है? जो पीड़क होता है वो क्या होता है? पीड़क, जिसको पेस्ट भी बोलते हैं, क्या होता है? तो ऐसे कीट जो फसलों की हानि पहुंचाते हैं, ऐसे कीट जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पीड़क कहते हैं। उसे पीड़क कहते हैं। जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं उसे पीड़क कहते हैं। आगे 16 नंबर प्रश्न है, एक कीट पीड़क का नाम लिखे। एक कीट पीड़क का नाम लिखे। तो टिड्डी। क्या बोलना है आपको? टिड्डी राइट आंसर हो जाएगा टिड्डी। ठीक है ना, टिड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 17 नंबर प्रश्न, खरपतवार क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। खरपतवार क्या है आपको बताना। ठीक है ना, खरपतवार आप जानते नहीं होंगे, खुरपी से निकालते हैं, हंसुआ खुरपी, आप इसको जानते होंगे। फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे जिसका कोई उपयोग फसलों के साथ नहीं होता है उसे अवांछित कहते हैं। जो फसलों का वृद्धि विकास को रोक देते हैं, ठीक है ना, तो उसे अवांछित कहेंगे। आगे खरपतवार नाशी क्या होता है? खरपतवार नाशी क्या होता है? तो वे रसायन जो खरपतवार को नष्ट करते हैं उसे खरपतवार नाशी कहते हैं। वे रसायन जो खरपतवार को नष्ट करते हैं उसे खरपतवार नाशी कहते हैं। आगे किसी दो आम खरपतवारों के नाम लिखें। तो पहला गाजर घास, दूसरा बथुआ। गाजर घास और बथुआ ये हमारे क्या है? आम खरपतवार हैं जो खेतों में अक्सर उग जाते हैं। ठीक है ना। आगे 20 नंबर प्रश्न, रोगाणु पौधों में किस माध्यमों द्वारा प्रविष्ट होते हैं? तो आपको बोलना है वायु, जल और कीटों द्वारा। वायु, जल और कीटों द्वारा क्या होते हैं? रोगाणु उत्पन्न होते हैं पौधों में। ठीक है ना। रोगाणु पौधों में किस माध्यम द्वारा प्रविष्ट होते हैं? तो वायु द्वारा, जल द्वारा और कीटों द्वारा। समझ में आ गया? ये हो गया कारण इसका। आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 21 नंबर प्रश्न, पीड़कनाशी का क्या कार्य है? पीड़कनाशी का क्या कार्य है आपको यहाँ बताना है। तो पीड़कनाशी का कार्य आपको याद रखना है, फसलों को कीटों से बचाना होता है। फसलों को कीटों से बचाना होता है। फसलों को कीटों से बचाना। आगे 22 नंबर प्रश्न है,
भंडारण में अनाजों को हानि पहुंचाने वाले किन्हीं दो अजैविक कारकों के नाम लिखे, तो नमी हो जाएगा और तापमान हो जाएगा। अगर नमी भी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर भी दिक्कत है, तापमान भी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर भी दिक्कत है। इन दोनों के द्वारा भंडारण, मान लीजिए हम बखार में चाहे डेहरी ओहरी में कहीं रखें अनाज को, उसमें नमी आ गया तो ख़राब हो जाएगा, सिड़ जाएगा, और तापमान अधिक हो जाएगा फिर भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आगे 23 नंबर प्रश्न है, भंडारण के दौरान अनाजों को हानि पहुंचाने वाले किन्हीं दो जैविक कारकों के नाम लिखें, तो चूहा हो जाएगा और कीड़े हो जाएंगे। चूहा और कीड़े ये भी अनाजों को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न, धूमन किसे कहते हैं? धूमन किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है, गैस या धुएं से कीट नियंत्रण प्रक्रिया को धूमन कहते हैं। गैस या धुएं से कीट नियंत्रण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धूमन कहते हैं। ठीक है ना, धूमन कहते हैं। ये रहा 24 नंबर प्रश्न। आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 25 नंबर प्रश्न, भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयास से दूध के उत्पादन में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं? तो भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयास से दूध के उत्पादन में हुई वृद्धि को श्वेत क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति। क्या बोलेंगे जी? श्वेत क्रांति कहेंगे। ठीक है, आगे 26 नंबर प्रश्न है, दालों के सेवन से हमें क्या मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? तो दाल का सेवन, जब भी हम दाल का सेवन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? आपको बोलना सर, दाल के सेवन से प्रोटीन प्राप्त होता है। दाल के सेवन से क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है ना? 27 नंबर, फास्फोरस किस प्रकार का पोषक है? जो फास्फोरस होता है प्रमुख पोषक होता है, एक तरह से प्रमुख पोषक का कार्य करता है। फास्फोरस पौधों के लिए किस प्रकार का पोषक है? प्रमुख पोषक है। ठीक है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण। 28 नंबर प्रश्न है, गेहूं किस प्रकार का फसल है? तो गेहूं रबी फसल है। गेहूं कैसी फसल है जी? गेहूं रबी फसल है, जबकि धान हमारा खरीफ फसल है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे इसी में तो आपको मिलेगा 29 नंबर प्रश्न, गाजर घास किस प्रकार का पौधा है? गाजर घास होता है किस प्रकार का पौधा है? आपको बोलना है खरपतवार। एक तरह से खरपतवार है। ठीक है ना, गाजर घास क्या होता है? खरपतवार। आगे 2,4-D का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो आपको बोलना है खरपतवार नियंत्रण के लिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे 31 नंबर प्रश्न है, ऐच्छिक गुणों के वाहक डीएनए खंड को एक पौधे से दूसरे पौधे में प्रतिरूपित कर किस प्रकार का पौधा विकसित किया जाता है? तो आपको बोलना है जीन संशोधित जीएम पौधे तैयार किए जाते हैं। जीन संशोधित जीएम पौधे तैयार किए जाते हैं, जीएम पौधे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा किस प्रकार की खेती में रासायनिक उर्वरकों को कीटनाशकों तथा अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम या बिल्कुल नहीं किया जाता है? तो आपको याद रखना है जैविक खेती में। जैविक खेती, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैविक खेती में इन सब का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये हो गया 32 नंबर प्रश्न। आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा आपका 33। देखिए कीड़े परेशान कर देते हैं तो स्मार्ट बोर्ड रुक जाता है। 33 नंबर प्रश्न, सल्फर किस प्रकार का पोषक है? तो सल्फर याद रखना है सूक्ष्म पोषक है। सल्फर किस प्रकार का पोषक है? सूक्ष्म पोषक है। आगे है, खेतों से खरपतवारों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो खेतों से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निराई। खेतों से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। ये हो गया 34 नंबर प्रश्न। आगे बढ़ेंगे तो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 34 लघु उत्तरीय प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 34 प्रश्न में से कहीं से भी किसी में भी दिक्कत हो, आपको समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हमको इस क्वेश्चन में दिक्कत है, इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो हम कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे और उसी में आपको समझा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मिलेंगे तुरंत किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।